हाय, दिस इज शमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 115 जेसी के अंदर डिफाइन है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता क्या है और गवर्नमेंट ने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया था, आइए पढ़ते हैं। AMT is alternate minimum tax computed on adjusted total income of non-corporate assessee। जो भी ये AMT है वो adjusted total income of the assessee के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। और ये कौन से assessee के ऊपर एप्लीकेबल होता है? नॉन कॉर्पोरेट assessee। नॉन कॉर्पोरेट assessee कौन होते हैं? कंपनीज को छोड़कर बाकी जितने भी असेसीज होते हैं उन सबको हम नॉन कॉर्पोरेट असेसीज कहते हैं। इस चार्ट से समझते हैं। According to Income Tax Act 1961, any person who pay tax under the Income Tax Act 1961 उसको हम असेसी कहते हैं। अब इसमें असेसी को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा है, एक होते हैं कॉर्पोरेट असेसीज, एक होते हैं नॉन कॉर्पोरेट असेसीज। कॉर्पोरेट असेसीज में आती हैं कंपनी, और कंपनी को छोड़कर बाकी जितने भी टाइप के असेसीज होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे HUF है, फर्म्स, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स या फर्म्स या फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोई भी होता है वो नॉन कॉर्पोरेट असेसी की कैटेगरी के अंदर फॉल होता है। जो कंपनी है उनके ऊपर मैट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जिसको हम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी बोलते हैं। ये वाला टॉपिक हम अपने लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। स्टिल अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल पे जाकर जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर लें। और जो बाकी रिमेनिंग असेसीज हैं उनके ऊपर AMT का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, दैट इज़ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब जो गवर्नमेंट है वो AMT का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आई थी? गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस रिडक्शंस एंड इंसेंटिव्स इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट चाहती थी कि जो पब्लिक है, जो असेसीज हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए उन्होंने कुछ रिडक्शंस और इंसेंटिव्स के प्रोविज़न बनाए। बट जो लोग थे जो एलिजिबल थे फॉर दीज रिडक्शंस, वो क्या करते थे, इन डिडक्शंस का ना रॉन्ग बेनिफिट उठा रहे थे, और उस रॉन्ग बेनिफिट उठा के वो अपनी जो टैक्स लायबिलिटी थी उनको बिल्कुल ज़ीरो ले आते थे, और वो ज़ीरो टैक्स कंपनी या फिर ज़ीरो टैक्स असेसी बन जाते थे, जिसकी वजह से उनको टैक्स पे करना नहीं पड़ता था। टैक्स पेयर हु आर एलिजिबल फॉर दीज डिडक्शंस क्लेम सच डिडक्शंस वुड बी बिकम ज़ीरो टैक्स कंपनी और असेसीज, और बाय टेकिंग रॉन्ग बेनिफिट ऑफ सच डिडक्शन स्टार्ट अवॉइडिंग टैक्स पेमेंट। वो टैक्स पेमेंट करना अवॉइड करना शुरू कर दिया था। बट द गवर्नमेंट आल्सो नीड रेगुलर इनफ्लो ऑफ टैक्स मनी विच वन ऑफ इट्स मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू फंड वेरियस एक्सपेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। लेकिन गवर्नमेंट को भी पैसे की ज़रूरत है। जो टैक्स की मनी होती है वो गवर्नमेंट के लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। उस रेवेन्यू से जो गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। हैंस इंश्योरिंग नॉट टू कम्प्लीटली डिस्टर्ब द इंटेंशंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सच डिडक्शंस बाय टेकिंग इट अवे इनडायरेक्टली, एंड आल्सो टू इंश्योर लेवाई ऑफ टैक्स ऑन सच जीरो टैक्स असेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस। अब जो गवर्नमेंट ने प्रोविजंस इशू कर दिए थे उनको वो दोबारा से टेक अवे नहीं कर सकती, इसलिए गवर्नमेंट ने मिनिमम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करा। मिनिमम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद हर असेसी को मिनिमम टैक्स पे करना पड़ता है। मिनिमम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया था। एक होता है मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जो कि कॉर्पोरेट असेसी के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। एक है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जिसको हम AMT भी बोलते हैं। ये जितने भी नॉन कॉर्पोरेट असेसीज होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब आता है AMT क्या होता है, और जो असेसीज होते हैं उनको AMT के अकॉर्डिंग किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है, एंड कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि AMT के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जितने भी नॉन कॉर्पोरेट असेसीज होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है, HUF है, AOP, BOP, AGP है, चाहे वो इनकॉर्पोरेट है चाहे नहीं, उनके ऊपर AMT का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो AMT के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। जो भी इसमें से हायर होता है उसको ही एज अ टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ता है। इसको एक लिस्टेशन के साथ समझेंगे। फिलहाल आप ये तीन कंडीशंस हैं, तीन समझ लो, तीन प्रोविजंस हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं। अगर ये तीन प्रोविजंस कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी उस पर्सन के ऊपर जो है AMT का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। पहली कंडीशन है असेसी शुड बी नॉन कॉर्पोरेट। जो असेसी है वो नॉन कॉर्पोरेट होना चाहिए, मतलब वो
इन सब में से कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कंपनी नहीं होना चाहिए। अगर जो एसएससी है वो कंपनी होगी तो उसके ऊपर मैट का कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर वो नॉन कंपनी है तो उसके ऊपर एएमटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। दूसरी कंडीशन है एसएससी मस्ट हैव क्लेम डिडक्शंस अंडर। असेसिस ने इन 3 डिडक्शंस को क्लेम किया होना चाहिए। अगर उन्होंने इन तीनों में से कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करी है तो उसके ऊपर एएमटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। डिडक्शंस क्या है? चैप्टर 6A डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80H टू 80RRB एक्सेप्ट 80P। अगर उन्होंने कोई भी डिडक्शन क्लेम करी है अंडर सेक्शन 80H से लेकर 80RRB के अंडर तो उनके ऊपर एएमटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि जो एएमटी है जब हम ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर ये वाली डिडक्शन डिसअलाउड होती है, इसलिए हम उनको दोबारा से ऐड बैक कर देते हैं। दूसरी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 35AD जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर आती है। तीसरी डिडक्शंस है अंडर सेक्शन 10AA जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर आती है। तो ये 3 डिडक्शंस हैं। अगर इन तीनों में से उन्होंने कोई भी डिडक्शन क्लेम की होती है तो इसको हम दोबारा से ऐड बैक कर देते हैं और उनके ऊपर एएमटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तीसरी कंडीशन ये है कि एडजस्टेड टोटल इनकम मस्ट बी एक्सीड ₹20 लाख। जो असेसी है उसकी हम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे वो 20 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर एएमटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो ये 3 कंडीशंस आपको माइंड में होगी। असेसी जो है नॉन कॉर्पोरेट होना चाहिए, उसने इन तीनों में से कोई भी डिडक्शन क्लेम की होनी चाहिए, और जो उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम है जिसके ऊपर एएमटी लगेगा, जिसके ऊपर हम एएमटी कैलकुलेट करते हैं, मस्ट बी एक्सीड ₹20 लाख। अब एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये 3 प्रोविजंस माइंड में रखना। अब है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएमटी। एएमटी किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है? व्हेन द असेसी इज कॉर्पोरेट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो कॉर्पोरेट असेसीज होते हैं उनके ऊपर मैट एप्लीकेबल होता है। इफ एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख, अगर उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो उनके ऊपर भी एएमटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ एएमटी। एएमटी का रेट क्या है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स किस रेट से लगाया जाता है? एएमटी कंप्यूटेड एट द रेट 18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम पहले हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके ऊपर 18.5% लगाकर एएमटी कैलकुलेट किया जाता है, प्लस सरचार्ज होता है इफ एप्लीकेबल, प्लस एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। उसके बाद जो भी टोटल लायबिलिटी निकल के आती है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं माइंड में रखना। इन केस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो एएमटी का रेट है वो है 9%, और फाइनेंस एक्ट 2022 has reduced the rate of AMT from 18.5% to 15% for the cooperative societies। और जो cooperative societies हैं उनके केस में रेट है 15%, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के केस में है 9% और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ के केस में है 15%। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी नॉन कॉर्पोरेट असेसीज हैं उनके ऊपर 18.5% के रेट से एएमटी कैलकुलेट किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कैलकुलेशन एडजस्टेड टोटल इनकम। जो हम एएमटी कैलकुलेट करते हैं वो एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर लगाते हैं, तो इसके लिए पहले हमें एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करना आना चाहिए। बहुत इजी है। टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन। पहले जो हम नॉर्मल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसको सिंपली यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको 3 डिडक्शंस बताई थी। अगर वो डिडक्शंस असेसी ने क्लेम की है तो उनको हम दोबारा से ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि एएमटी में जो वो डिडक्शंस हैं वो डिसअलाउड होती हैं। पहली डिडक्शन थी ऑल डिडक्शंस क्लेम अंडर सेक्शन 80H टू 80RRB एक्सेप्ट 80P। अगर उन्होंने कोई भी डिडक्शन क्लेम की हुई है अंडर सेक्शन 80H टू 80RRB के अंडर तो उसको हम दोबारा से ऐड बैक कर देंगे। अगर उन्होंने कोई भी डिडक्शन क्लेम की हुई है 35AD के अंडर उसको भी हम दोबारा से ऐड बैक कर देंगे। और अगर उन्होंने कोई भी डिडक्शन क्लेम की हुई है अंडर सेक्शन 10AA के अंडर उसको भी हम दोबारा से ऐड बैक कर देंगे। इस जो हमारा टैक्सेबल इनकम आई थी उसके अंदर हम तीनों डिडक्शन को ऐड बैक करके जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, जो 35AD के अंदर हम स्पेसिफाइड बिजनेस की जो डिडक्शन क्लेम करते हैं उसको हम दोबारा से ऐड बैक करते हैं।
लेकिन उसमें से हम जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जो कि अलाउड होता है अंडर सेक्शन 32 उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, फिर जो लेफ्ट ओवर अमाउंट आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 35 AD के अंडर जो टोटल डिडक्शन क्लेम की थी वो करी थी 45,000, जिसमें से आपका 5,000 रुपीज़ क्या था, डेप्रिसिएशन का अमाउंट। अब जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो तो अलाउड एक्सपेंसेस है, चाहे वो आप AMT में कैलकुलेट कर लो चाहे वो आप नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में कैलकुलेट कर लो, इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो आपको हमेशा अलाउड होगा। तो जो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस था उसका जो आपका प्रॉफिट था 45,000 जो आप रिडक्शन क्लेम की थी उसके अंदर आपका 5% अगर 5,000 रुपीज़ अगर आपका डेप्रिसिएशन था तो उसको आप लेस करके जो आपका अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पर एड बैक करोगे। ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट है उसको रिड्यूस बाय द डेप्रिसिएशन अमाउंट अलाउएबल अंडर सेक्शन 32। इलिस्ट्रेशन के साथ एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 ऑफ मिस्टर शिवा resident and age of 25 years computed as per income tax provision is rupees 20,84,000। जो मिस्टर शिवा है जो कि रेजिडेंट है उनकी जो कंप्यूटेड इनकम है वो है 20,84,000। द टैक्सेबल इनकम हैज़ बीन कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ रुपीज़ 5 लाख अंडर सेक्शन 80JJA। Tell AMT would apply to him, if yes then calculate adjusted total income also। अब आपको पहले ये बताना है कि इनके ऊपर AMT एप्लीकेबल होता है। हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। जो असेसी है मस्ट बी नॉन कॉर्पोरेट असेसी। अब जो यहाँ पे मिस्टर शिवा है वो इंडिविजुअल है, हमारी पहली कंडीशन थी जो फुलफिल हो गई है। दूसरी कंडीशन थी कि उन्होंने 3 जो डिडक्शंस हैं उसमें से कोई भी एक डिडक्शन क्लेम की होनी चाहिए या बेशक से तीनों क्लेम करी हो तब भी AMT अप्लाई होगा। तो हाँ, उन्होंने अंडर सेक्शन 80JJ के अंडर डिडक्शन क्लेम की हुई है इसलिए उनके ऊपर AMT एप्लीकेबल होगा। तीसरा हमें देखना है कि जो उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम है मस्ट बी एक्सीड रुपीज़ 20 लाख। तो हम उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर वो भी 20 लाख से ज़्यादा आती है तो इनके ऊपर AMT का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और हम इनकी टैक्स लायबिलिटी AMT के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मेट क्या था, पहले टैक्स लायबिलिटी एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन कितनी थी हमारी 20,84,000 रुपये। फिर उसमें हमें ऐड बैक करना था कि हमने कोई भी डिडक्शन क्लेम की हुई है अंडर सेक्शन H2RRB के अंडर। हाँ, हमने क्लेम की हुई है 5 लाख रुपीज़, वो हमने यहाँ पे दोबारा ऐड बैक कर दी है। अंडर सेक्शन 35 AD के अंदर कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं की है इसलिए नील आ गया है। अंडर सेक्शन 10AA के अंदर भी कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करी है इसलिए यहाँ पे नील आ गया है। तो हमारी जो टोटल इनकम निकल के आई है, एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आई है वो है 25,84,000। तो जो हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम है वो 20 लाख को एक्सीड कर रही है इसलिए इनके ऊपर AMT का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है। आई होप आपको एडजस्टेड टोटल इनकम जो कैलकुलेट करनी है इसमें आपको समझ आ गया होगा और कोई डाउट नहीं है। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब जो टैक्स लायबिलिटी है जो कोई भी असेसी है उसकी हम टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से डिसाइड करते हैं वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझते हैं। पहले जो हम टैक्स लायबिलिटी है उसकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट रूल। जो एक असेसी है उसकी टैक्सेबल इनकम है 20,84,000 रुपये। इसके ऊपर हम नॉर्मल जो टैक्स रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, वो आती है हमारी 4,37,700 रुपये। फिर उसके ऊपर हमारा सरचार्ज इस पर एप्लीकेबल नहीं है, प्लस एजुकेशन सेस लगाया 4% से, तो जो हमारी टोटल नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकल के आई है वो आई है 4,55,208 रुपये। अब हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू AMT। कैलकुलेट AMT एट द रेट 18.5 ऑन द एडजस्टेड टोटल इनकम। हमने जो एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली थी ऑफ मिस्टर शिवा वो थी 25,84,000। इसके ऊपर हमने 18.5% से टैक्स लगाया जो कि निकल के आया है 4,78,040 रुपये। इसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। फिर हमने एजुकेशन सेस लगाया है जो कि है 19,122 रुपये और जो टोटल ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकल के आया है वो है 4,97,162 रुपीज़।
अब गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने दोनों तरीके से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली है और एएमटी के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर ली है। अब इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर है वही असेसी को एज अ टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। तो इसमें से आप देख सकते हो जो एएमटी का अमाउंट है वो हायर है, सो एज above seen AMT amount is higher than normal tax liability, so taxpayer has to pay tax liability of rupees 4,97,162 rupees। तो उनको AMT के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट ज़्यादा होता, AMT का अमाउंट कम होता, तो हम नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी पे करते। तो ये कहते हैं कि जिस भी साल आपका जो भी अमाउंट ज़्यादा है ना, वही आपको एज अ टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है एएमटी क्रेडिट। उसके बाद जो हमारा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। एएमटी क्रेडिट क्या होता है? एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, अ नॉन कॉर्पोरेट असेसी इज लायबल टू पे हायर ऑफ द, इन दोनों में से जो टैक्स है, देखो नॉन कॉर्पोरेट असेसी कौन होते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म, बीओआई, एओपीआई, एजीपी, कॉर्पोरेट सोसाइटीज, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है कि जो पर्सन है उसको हायर ऑफ द अमाउंट पे करना पड़ता है, या तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी या फिर जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इन दोनों में से जो भी हायर है वो उसको पे करना पड़ेगा। व्हेन AMT इज ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, अगर AMT का अमाउंट नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है, then the difference between AMT minus normal tax liability is called AMT credit। तो जो भी AMT का अमाउंट आता है उसको हम नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी पे माइनस कर देते हैं, और जो हमारा अमाउंट निकल कर आता है वो AMT क्रेडिट होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। AMT क्रेडिट का फॉर्मूला क्या होता है? AMT माइनस नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, जो भी आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आया है उसमें से हम नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी माइनस करते हैं तो AMT क्रेडिट निकल के आता है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना, AMT क्रेडिट उसी ईयर में आएगा जिस ईयर में आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स हायर है नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से। एग्जाम्पल करते हैं। सपोज टैक्स पेबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इज ₹20,000। जो हमारा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है वो है 20,000, एंड जो हमारी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है जो कि हमने कैलकुलेट किया है एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर, वो है हमारा 25,000 रुपये। ठीक है, इन दिस केस AMT इज हायर देन द नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। हाँ जी, ये इससे ज़्यादा है। देन असेसी हैज़ टू पे AMT अमाउंट एज अ टैक्स लायबिलिटी, तो असेसी को जो भी हायर है वो पे करना पड़ेगा। हैंस द असेसी इज एलिजिबल फॉर द AMT क्रेडिट। इस केस में जो असेसी है उसको AMT क्रेडिट मिलेगा। AMT क्रेडिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, AMT माइनस नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, 25,000 माइनस 20,000, तो जो हमारा AMT क्रेडिट निकल के आया वो आया है 5,000 रुपीज़। अब जो AMT क्रेडिट हमारा निकल के आया है, जो हमारा AMT क्रेडिट का जो हमें अमाउंट मिलता है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फर्दर ईयर्स में पढ़ते हैं। AMT क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड अप टू 15 सक्सीडिंग ईयर्स। जो AMT का क्रेडिट अमाउंट है, जो मान लो 5,000 रुपीज़ है, उसको हम कितने सालों तक यूज़ कर सकते हैं? 15 सालों तक। ठीक है, जो आपके सक्सीडिंग 15 ईयर्स आएंगे ना, उसमें आप जो AMT क्रेडिट आपको जो अमाउंट है इसको आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका जो AMT क्रेडिट जनरेट हुआ था 2022-23 में, तो उसको आप कब तक जनरेट कर सकते हो, मतलब कब तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 2037-38 तक। ठीक है, उसके बाद आप जो AMT क्रेडिट अमाउंट है वो आपका डिजॉल्व हो जाएगा, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जो AMT क्रेडिट अमाउंट होता है इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब पढ़ते हैं जो AMT क्रेडिट हम यूज़ करते हैं, फर्दर नेक्स्ट ईयर हम यूज़ करेंगे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे इस अमाउंट को, तो कौन कौन से 2 कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। पहला तो है जो AMT क्रेडिट आप उसी ईयर में यूज़ कर सकते हो जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपकी AMT से ज़्यादा है। जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट AMT के अमाउंट से ज़्यादा होगा उस ईयर में ही आप AMT क्रेडिट जो आपका अमाउंट पड़ा है उसको आप यूज़ कर सकते हो, और जितना आपका डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में उतना ही आप अमाउंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं। असेसमेंट ईयर 2022 और 23 में जो हमारा AMT अमाउंट निकल के आया था वो आया था 25,000 रुपीज़, और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकल के आई थी हमारी 20,000 रुपये। ठीक है,
इस केस में हमारा जो AMT क्रेडिट है वो कितना आएगा, 5000 रुपीज़। हमने फॉर्मूला हमें याद है, AMT माइनस नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू AMT क्रेडिट। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो हमारा AMT निकल के आया है वो है 5000 रुपीज़। अब इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 2023 और 24 में हमारी जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी वो आती है निकल के 25,000 रुपीज़। ठीक है, और जो AMT निकल के आता है दैट इज़ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स वो आता है हमारा 18,000 रुपये। ठीक है, सॉरी इसको 18,000 नहीं, आप 22,000 रुपये कर लो। ठीक है, तो आपका जो असेसमेंट ईयर 23-24 है, इस साल में आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आई है 25,000 रुपये और आपका AMT आया है 22,000 रुपये। तो आप बताओ कि इस ईयर में क्या आप AMT क्रेडिट यूज़ कर सकते हो। उसके लिए दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि आपकी जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है वो AMT से ज़्यादा होनी चाहिए उस ईयर में। तो इस ईयर में हमारी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी AMT से ज़्यादा है, हाँ, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो डिफरेंस अमाउंट है उतना ही अमाउंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस ईयर हमारी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी AMT से ज़्यादा है, तो असेसी को नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब 25,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो असेसी है वो ये कहता है कि मैं 22,000 रुपये तो पे कर रहा हूँ, जो मिनिमम आय है उसमें से जो मेरा AMT क्रेडिट बचा हुआ था पहले उसको आप यहाँ पे यूज़ कर लो। ठीक है, तो उसने 22,000 रुपये पे कर दिए। AMT क्रेडिट के कितने अमाउंट था हमारे पास, 5,000 रुपये, जिसमें से हम सिर्फ कितना अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस अमाउंट है हमारा 3,000 रुपये, तो हमने 3,000 यहाँ पे यूज़ कर लिया पहला, तो टोटल कितना हो गया 25,000 रुपये। तो इनडायरेक्टली जो असेसी ने टैक्स लायबिलिटी पे करी है वो कितनी करी है, 25,000 रुपये। अब यहाँ पे जो AMT क्रेडिट है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है 3,000 रुपये। अब जो AMT क्रेडिट का जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है, 2,000 रुपये। इस 2,000 को हम 15 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। बस कंडीशन दो होनी चाहिए, जिस ईयर में भी आप AMT क्रेडिट यूज़ कर रहे हो उस ईयर में नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी इज़ ग्रेटर देन AMT होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ओनली डिफरेंस अमाउंट ही आप यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे जो उनके AMT है वो 20,000 रुपये होता तो हम पूरा का पूरा 5,000 रुपये यहाँ पे हम यूज़ कर सकते थे, क्योंकि इनका डिफरेंस अमाउंट 5,000 रुपये हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे कम है तो कम यूज़ करेंगे, जितना भी डिफरेंस अमाउंट होता है उतना ही हम AMT क्रेडिट में से अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं, और जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसको हम 15 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम AMT कैलकुलेट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। उसके बाद लास्ट आता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ऑल द टैक्स पेयर whom the AMT provisions are applicable is required to obtain a report from chartered accountant certifying that adjusted total income and AMT have been computed as per provisions of Income Tax Act in form number 29C and furnish the report on or before the due date of filing the return of the income। जिस पर्सन के ऊपर भी AMT के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं तो उनको चार्टेड अकाउंटेंट से एक रिपोर्ट सर्टिफाई करवानी होती है, जिसमें ये लिखा होता है, ये कंफर्म होता है कि आपने जो भी एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करी है और उसके ऊपर जो भी AMT कैलकुलेट करा है वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट करा है। ठीक है, और जो आपको रिपोर्ट है वो फॉर्म नंबर 29C के फॉर्म में मिलती है, और ये रिपोर्ट आपको साथ साथ जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो उसके साथ आपको फर्निश करनी पड़ती है। जो हमारे करंट रेट चल रहे हैं, टैक्स रेट है, वो ये है, अगर आप बिलो 16 ईयर्स हैं, ठीक है, तो मतलब आप जो नॉन कॉर्पोरेट असेसीज हैं और आप बिलो 16 ईयर्स फॉल करते हैं तो ये आपके टैक्स रेट हैं। अगर आप सीनियर कैटेगरी में आते हैं तो अप टू 3 लाख आपके जो इनकम है वो एग्जाम्प्ट होती है, उसके बाद आप पर टैक्स रेट सेम अप्लाई होते हैं। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीज़न हैं तो अप टू 5 लाख रुपीज़ जो आपकी इनकम है वो एग्जाम्प्ट होती है, उसके बाद सेम टैक्स रेट अप्लाई होते हैं।
आप में से कुछ लोगों को ये टैक्स रेट पता होगा, लेकिन ये मैंने इसलिए बता दिया कि इन केस किसी को नहीं पता कि जो करंट रेट्स क्या चल रहे हैं टैक्स के, इसलिए मैंने ये जो यहाँ पे है मेंशन करा है। किसी को फर्दर और डिटेल में अगर स्टडी करनी है कि टैक्स रेट क्या चल रहे हैं, तो इसके लिए मैं जो नोट्स के साथ ये अटैच कर दूंगी, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि जो इंडिविजुअल है, अगर वो सीनियर है या फिर सुपर सीनियर सिटीज़न है तो उनके ऊपर कौन से टैक्स रेट लगते हैं, नॉर्मल सिटीज़न है बिलो 60 ईयर्स तो उनके ऊपर कौन से टैक्स रेट लगते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है कि सरचार्ज के रेट क्या है, सरचार्ज के रेट भी बताया हुआ है। तो प्रॉपर सब कुछ इसमें मेंशन है, तो मैं ये नोट्स के साथ भी अटैच कर दूंगी, तो आप वहाँ से स्टडी कर लेना। इसके साथ हमारा जो AMT का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।